हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का जो चैप्टर 6 है न्यायपालिका, इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो उम्मीद है आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, उसके बाद आप पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब आपने पार्ट 1 देखा है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो पार्ट 1 जैसा कि मैंने समझाया था न्यायपालिका के बारे में, जुडिशरी जो होती है न्यायपालिका के कितने प्रकार होते हैं, पिरामिड की तरह है ना। समझ में आ गया था बड़े तरीके से, आपने उम्मीद है सब नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन जो है मैं बताने जा रहा हूँ, चैनल को लाइक से जरूर शेयर ज़्यादा कर देना। ठीक है दोस्तों, देखो स्टार्ट करता हूँ। कॉपी पेन साथ साथ रख लो, लीड लगा लो और साथ साथ लिखते चलना। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो क्वेश्चन हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार बताइए या क्षेत्र अधिकार का वर्णन कीजिए। मतलब कौन कौन से ऐसे प्रमुख अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, 6 नंबर का 6 मार्क का क्वेश्चन देता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये मैंने लिख दिया आसान भाषा में, आप बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा अलग लगेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा आसान भाषा में लिखा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत महसूस ना हो। देखो पहला है मौलिक। ठीक है दोस्तों, पहला मौलिक, दूसरा अपीली, तीसरा सलाहकारी, चौथा रिट और 5वां लीव पिटीशन। ये हेडिंग है, आपको याद करनी है और उसके बाद लिखना है। समझ में आया? देखो अब इसमें लिखना है मौलिक। मौलिक मतलब मौलिक अधिकार नहीं। देखो मौलिक का मतलब है केंद्र और राज्य, क्या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो झगड़े होते हैं ना दोस्तों, उसका जो निपटारा है वो कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? ये पहला है उसका काम। मौलिक में क्या करती है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच, क्योंकि बड़ा अहम मुद्दा है, मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट में थोड़े बड़े बड़े मुद्दे आते हैं ना, तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो सरकार के बीच झगड़ा होता है उसका निपटारा कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? ये पहला काम है इसका। दूसरा है अपीली। अब अपीली में क्या करता है भैया? अपील मतलब याचिका दायर करना, तो इसमें ये करता है, मैंने बताया था केस 2 प्रकार के होते हैं मुकदमे, दीवानी और फौजदारी। इन मुकदमों की क्या करता है? सुनवाई करता है। ठीक है, इससे कोई से भी केस आता है तो उसके पास क्या करता है? सुनवाई करेगा। तीसरा सलाहकारी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सलाहकारी मतलब सलाह देने का अधिकार। ठीक है, जनहित के मामले में, जनहित मतलब लोगों के हित के मामले में, लोगों के भलाई के मामले में और कानून के मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है इसका। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को ये सलाह देता है, ये काम है तीसरा। चौथा है रिट संबंधी कार्य। क्या है? रिट। अब ये रिट क्या होता है भाई? तो भैया रिट होता है कि जब, देखो रिट बता देता हूं पहले, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है ना, तो मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए हमें एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और कोर्ट क्या करती है? राज्य को ऑर्डर देती है, आदेश या निर्देश, मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए जिसका उल्लंघन हो रहा है, जिस व्यक्ति का उल्लंघन हो रहा है, तो कोर्ट राज्य को आदेश देती है कि भैया इसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लागू करो। ठीक है, तो वो कई प्रकार की रिट जारी करता है, ऑर्डर जारी करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, आदेश या निर्देश देता है। तो ये है तो 4-5, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश। समझ में आया ना? बाकी उत्प्रेषण रिट है, ठीक है, अधिकार परीक्षा है। तो ये हो गया दोस्तों रिट, मतलब नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जो रिट जारी करता है, रिट ये हो गया। रिट मतलब ऑर्डर जारी करता है। अब देखो आगे है 5th लीव पिटीशन। क्या है लीव पिटीशन? अब देखो एक अधिकार है, इसके तहत ना भारत में किसी भी अदालत, भारत में कोई सा भी अदालत का मुकदमा, किसी भी अदालत में जो भी मुकदमा सुना दिया, फैसला दे दिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी उस मुकदमे पर दोबारा फैसला दे सकता है, सुनवाई कर सकता है। समझ में आया? कौन? लीव पिटीशन के तहत। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये अधिकार है इसके पास। समझ में आया? इसी को बोलते हैं क्षेत्राधिकार। क्लियर है? समझ में आ गया ना? छाप लो फिर इसको आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना गाइस? इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका। समझना दोस्तों,
जनहित याचिका क्या है तथा यह गरीबों की मदद कैसे करती है? 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी देता है। ठीक है, क्या है जनहित याचिका क्या है, समझना। जनहित याचिका जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्वेश्चन, जनहित याचिका, जनहित मतलब लोगों के हित के लिए, लोगों के हित में। याचिका, याचिका मतलब जो अपील करते हैं कोर्ट में। ठीक है, देखो जनहित याचिका क्या है तथा यह गरीबों की मदद कैसे करती है। देखो जनहित याचिका बता दूं मैं, जनहित याचिका जो है ना, इसकी शुरुआत जो है ना 1979 में, ठीक है 80 भी बोल देते हैं, तो इसकी जो शुरुआत इस टाइम पे 79 या 80 में, ठीक है, पीएन भगवती द्वारा इसकी की गई। नाम क्या है? पीएन भगवती। जनहित याचिका की शुरुआत हुई। इसको PIL भी बोलते हैं इंग्लिश में, PIL। ठीक है, ये तो जनहित याचिका क्या है? लोगों के हित में जो याचिका दायर की जाती है, मतलब कोर्ट में जो याचिका यानी अपील की जाती है सभी लोगों के भलाई के लिए। ठीक है, देखो ये याचिका ऐसी याचिका है ना, दायर तो कोई मतलब अपील तो कोई एक बंदा करता है, लेकिन इसका फायदा सभी को होता है। समझ में आया? इसीलिए इसको जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। याचिका देखो 2 तरह की हो जाती है। एक याचिका वो जो सिंगल बंदा दायर करता है, ठीक है, जिसको सुनवाई करना है, और एक ये जनहित याचिका जो सबके लिए, जैसे प्रदूषण की समस्या, तो भैया प्रदूषण की समस्या किसी एक की समस्या, व्यक्तिगत समस्या थोड़ी है, सार्वजनिक है। तो यहाँ पे कोई एक बंदा, कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दायर करता है और उसका फायदा सबको होता है। समझ में आया? तो जनहित याचिका का मतलब यही है कि भैया जनहित याचिका कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कानून की नॉलेज रखता हो, या साधारण व्यक्ति, ठीक है, जो कोर्ट तक जाने से डरते हैं, घबराते हैं, है ना, थाने तक जाने से घबराते हैं, कतराते हैं, तो उनकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, बीमार की जगह दूसरा व्यक्ति, ठीक, साधारण व्यक्ति की जगह दूसरा कोई व्यक्ति, जो इनके जगह कोई दूसरा व्यक्ति जो दायर करता है, जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, कोर्ट में याचिका दायर कर दी और इसका फायदा सबको हो गया, क्योंकि कोर्ट ने प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए कुछ कदम उठवाया। ठीक है, अब फायदा तो सबको होगा ना, इसीलिए इसको बोल रहे हैं जनहित याचिका, कि अपील तो एक ने की कोर्ट में, लेकिन फायदा सबको हो रहा है। समझ में आया? शुरुआत इस टाइम पे पीएन भगवती ने की। ठीक है, अब देखो ये गरीबों की मदद कैसे करती है। अभ्यास में तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया जनहित याचिका गरीबों की मदद किस प्रकार कर सकती है। देखो देखो है ना, ऐसे थोड़ी बोलता हूँ मैं। देखो पहला पॉइंट हम बनाएंगे, कुछ भी लिख सकते हो भैया, गरीबों की मदद कैसे करेगी जनहित याचिका। देखो जनहित याचिका है ना, कोई भी साधारण व्यक्ति दायर कर सकता है इसको, ठीक है, और दायर कर सकता है जिससे इसका फ़ायदा सभी को होता है। बीमार की जगह, है ना, कोई गरीब है, कोई बीमार है जो नहीं जा सकता कोर्ट में, तो उसकी जगह कोई दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई वकील दायर करता है, तो फ़ायदा सबको पहुंचता है। समझ में आया? ये फ़ायदा है। दूसरा क्या है कि इस याचिका की सुनवाई जल्द से जल्द हो जाती है। न्यायिक सक्रियता मतलब जनहित याचिका में ना कोर्ट काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, उसके बाद इसमें लोगों को जल्द से जल्द और कम खर्च में, कम व्यय में न्याय मिल जाता है। ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना पड़ता, ज़्यादा तारीख पर तारीख नहीं मिलती इसमें। समझ में आया? क्योंकि ये सभी लोगों के हित के लिए है, कोई सिंगल पर्सन का यहाँ पे अपील नहीं कोई कर रहा है। उसके बाद इस याचिका, यह जनहित याचिका से न्यायपालिका और अधिक सक्रिय हुआ है। सक्रिय का मतलब होता है जागरूक हुआ है। ये जनहित याचिका जब से आई है ना, तब से क्या हुआ है, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और अधिक जागरूक हो गया है और एक्टिव हो गया है और बढ़िया तरीके से और काम निभाने लग गया है। और ये जो जनहित याचिका का काम एक तरह से संभालते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कर देता है। ठीक है ना, ये दो। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कर लो फिर इसको। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो पछताओल हमारी, जान तुम्हारी। गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि भाई क्या आप मानते हैं, ये भी अभ्यास का क्वेश्चन है दोस्तों, 6 नंबर का, कई बार आया हुआ है। चल झूठा। क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से, या जनहित याचिका भी बोलते हैं न्यायिक सक्रियता को, ठीक है, न्यायिक सक्रियता का मतलब है सक्रियता मतलब एक्टिव होना। न्यायपालिका जागरूक हुई है पहले की तुलना में। ठीक है, जनहित याचिका की वजह से, जब से जनहित याचिका आई है ना, तब से हुआ क्या, न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ गया है। ठीक है,
और जनहित याचिका में फैसले सुनाती है, जिससे इसके पहले के केस क्या हो जाते हैं, पेंडिंग में चले जाते हैं और निर्णय देने में क्या करता है, देरी करता है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि भैया क्या आप मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से, या जनहित याचिका भी यहाँ पे बोल देगा कि जनहित याचिका से न्यायपालिका और कार्यपालिका में विरोध पनप सकता है, ठीक है, या विवाद बढ़ा है, ऐसे भी बोल देगा, ठीक है, या टकराव बढ़ा है, तो भैया हम बोलेंगे हाँ हम मानते हैं कि भैया न्यायिक सक्रियता से या जनहित याचिका से, जनहित याचिका के बढ़ने से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेद हो सकते हैं या विरोध पनप सकते हैं। पनप क्या सकते हैं, पनप रहे हैं। देखो कैसे पनप रहा, पॉइंट वाइज लिख दिया, छाप लेना दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला देखो पॉइंट क्या है कि भैया न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका अब अधिक सक्रिय व जागरूक हुई है। ठीक है, क्या हुई है, सक्रिय मतलब जागरूक, एक्टिव हुई है पहले की तुलना में। दूसरा क्या है, जनहित याचिका की शुरुआत से अब न्यायपालिका में काम का बोझ क्या हुआ है, बढ़ गया है पहले की तुलना में। पहले सिर्फ केसेस आते थे, मुकदमे, ठीक है, दीवानी फौजदारी, अब तो जनहित याचिका भी आ गया। उसके बाद थर्ड क्या है, जनहित याचिका के आने से वह न्यायपालिका का सक्रिय होने से अब न्यायपालिका को वो काम करना पड़ रहा है जो कार्यपालिका को करना चाहिए था। भाई समझ में आ रहा है ना, ये जनहित याचिका मतलब देखो, जनहित याचिका दायर क्यों कर रहे हैं, जब ये क्या होती है, दिक्कतें होती है, समस्याएं होती है सभी की, जैसे पोल्यूशन की समस्या, ठीक है, कोई भी प्रदूषण वगैरह की समस्या हो, कोई भी पोल्यूशन की समस्या हो, तो इन सबको सॉल्व करवाने का जिम्मा किसका है दोस्तों, सरकार का है ना, कार्यपालिका। तो वो काम अपनी बखूबी करती तो जनहित याचिका की शुरुआत क्या होती, नहीं होती ना। फिर समझ में आया, अगर वो समय समय पर लोगों की मदद करती, समय समय पर पोल्यूशन वगैरह कम करती, ठीक है, लोगों की इच्छाएं मांगों को पूरी करती, तो क्या जनहित याचिका की शुरुआत होती, नहीं होती। अब नहीं कर रही है तभी तो हुई ना। तो न्यायपालिका वो काम कर रही है जो कार्यपालिका को करना चाहिए था, इस वजह से यहाँ दोनों के बीच टकराव हो गए। और न्यायपालिका क्या कर रही है कि भैया कार्यपालिका को तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हारा काम मेरे को करना पड़ रहा है और मेरे काम पेंडिंग में जा रहा है। समझ में आया, दोनों के बीच टकराव हो रहा है, कार्यपालिका को करना चाहिए था। अगला क्या, जनहित याचिका से न्यायपालिका पर क्या हुआ, बोझ बढ़ गया, काम का बोझ बढ़ गया है, क्योंकि कार्यपालिका का काम ये कर रहा है और इसका काम पेंडिंग में जा रहा है, जिससे अब इसको निर्णय देने में बाकी केसेस में देरी हो रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, और भी जो केस है वह ज़्यादातर मुकदमे पेंडिंग में जा रहे हैं। समझ में आया, क्लियर है। तो बस यही चीज़ है, लास्ट में लिख देंगे कि हाँ भाई हम मानते हैं कि न्यायिक सक्रियता से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विरोध पनप रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कार्यपालिका को काम करना चाहिए वो अब कौन कर रही है, न्यायपालिका, इस वजह से दोनों के बीच विरोध पनप रहा है। समझ में आया, ये था। अब अगला है 1 नंबर का क्वेश्चन, अनुच्छेद आर्टिकल 137 क्या कहता है। ठीक है, देखो, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय, सॉरी उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय पर दोबारा पुनरावलोकन की शक्ति है। अब यह पुनरावलोकन का मतलब समझना दोस्तों, पुनरावलोकन, देखो पुनराव, इसको अगर मैं तोड़ूं तो पुनर, ठीक है, प्लस अवलोकन, ये इसका मतलब होता है। तो पुनर मतलब दोबारा, अवलोकन मतलब जांच पड़ताल। तो भैया दोबारा जांच पड़ताल करने की अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय दे देती है, फैसला सुना देती है किसी भी मुकदमे पर, तो उसी मुकदमे पर दोबारा से क्या कर सकते हैं, जांच पड़ताल, ये अधिकार है, ये शक्ति है इसके पास। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, 137। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, 137 क्या आर्टिकल, या ऐसे बोल देगा पुनरावलोकन शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, पुनरावलोकन का क्या अर्थ है, समझ में आया। आगे क्वेश्चन दे देते हैं रिट। रिट क्या है, ठीक है, रिट, तो रिट मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो उन मौलिक अधिकार को पाने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। समझ में आया। और ये कोर्ट क्या करती है, राज्य सरकारों को आदेश या निर्देश देती है, जैसे आदेश या निर्देश देती है लागू करवाने के लिए, और इसमें कई प्रकार के रिट जारी करता है।
जैसे अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रेट, ये सब। ठीक है, समझ में आया? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये है। समझ में आ गया दोस्तों? कितना आसान है। कर लो फिर इसको, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हेलो गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के कौन कौन से केंद्र बिंदु रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार ये 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के कौन कौन से, विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा के कौन कौन सा कारण रहा है, किसके बीच? संसद और न्यायपालिका, संसद और न्यायपालिका के बीच। ठीक है, देखो ये मैंने पॉइंट्स लिख दिया, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ये कुछ लगेगा अटपटा सा, लेकिन याद ऐसे करना पड़ेगा, इसमें कुछ संदेश या बदलाव नहीं कर सकता, आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? देखो मतलब क्वेश्चन है, संसद और न्यायपालिका के बीच लड़ाई कौन से बिंदु को लेकर है, कौन से चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा है यहाँ पे। पहला है, निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन करता है, पहला ये पॉइंट कहता है, निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है भाई। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति कितना रख सकता है, उसका कितना अधिकार है, क्या है, ये पहला कहता है। दूसरा, आपको एज इट इज दोस्तों याद करना है। ठीक है, दूसरा है, मौलिक अधिकारों को सीमित मतलब लिमिटेशन और प्रतिबंध मतलब रोक और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है, मतलब कहाँ, किस हद तक, कहाँ तक मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, प्रतिबंध मतलब रोक लगा सकती है, कौन? संसद। यही पूछ रहा है कि कहाँ तक दायरा है, दायरा मतलब कहाँ तक कर सकती है। ठीक है, यही तो टकराव है। तीसरा है, संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है, मतलब संसद, देखो संसद मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, संशोधन मतलब बदलाव, कहाँ पे? संविधान में। तो वही कहता है भैया, संसद द्वारा, ये न्यायपालिका कह रहा है, संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है, मतलब कि संसद संविधान में कहाँ तक संशोधन कर सकती है। ठीक है, मतलब बदलाव। उसके बाद अगला है, क्या संसद नीति निर्देशक तत्व, समझना दोस्तों अब नीति निर्देशक तत्व क्या है। जैसे मौलिक अधिकार हमें मिलता है संविधान से, वैसे ही राज्यों के सरकारों को संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्व मिलता है, मतलब पॉलिसीज। ठीक है, चलाने के लिए, लोगों के भले के लिए। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। मतलब न्यायपालिका कहती है कि क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून भी बना सकते हैं जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे, मतलब रोक लगे। यही सब पूछ रही है। ठीक है, यही सब पूछ रहा है न्यायपालिका संसद से कि क्या भाई मौलिक अधिकारों को रोक लगाने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए क्या ऐसे भी कानून लागू कर सकती है वो। समझ में आया? यही सब, तो यही सब विवाद है। समझ में आया? देखो, निजी संपत्ति रखने का जो अधिकार है, हमारे पास पहले 7 अधिकार थे। मौलिक अधिकार मैंने पढ़ाया था, वीडियो बना रखा है, देखो जाके। मौलिक अधिकार मैंने 7 पढ़ाया था, है ना, लेकिन अब हमारे 6 मौलिक अधिकार रह गए। 7 में -6, 7 - 1 कितने हो गए? 6 मौलिक अधिकार हो गए। उसमें से एक संपत्ति का अधिकार कट गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद किसके तहत मिला था? आर्टिकल 31 है, अनुच्छेद 31 के तहत था ना ये। तो इसको कटा नहीं, बल्कि इसको संविधान की सूची से, मौलिक अधिकार की लिस्ट से निकाल कर इसको ना कानूनी अधिकार में डाल दिया कि भैया कानून का अधिकार है, कानून जब चाहे तब इसको छीन सकती है, ले सकती है। समझ में आया? क्योंकि विकास के कार्य में बाधा डाल रही थी। जैसे सरकार को कैसे रेल बिछानी हो, रेल की पटरी वगैरह बिछानी हो, कोई भी विकास का कार्य करना हो, तो अब संपत्ति का अधिकार ये था मौलिक अधिकार की लिस्ट में। तो जब अब मौलिक अधिकार भैया कोई छीनेगा तो हम न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय हमारी मौलिक अधिकारों को बचाएगी। तो जब देखा सरकार ने कि मौलिक अधिकार है ना, ये रुकावट डाल रहा है विकास के कार्यों में, तो संपत्ति के अधिकार को ना हटाना पड़ेगा लिस्ट में से। तो लिस्ट में से निकाल के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। समझ में आया? इसीलिए हमारे संपत्ति के अधिकार जब चाहे तब छीन लेती है सरकार, बदले में मुआवजा देकर। समझ में आया? केशवानंद भारती मुकदमे में ये साफ कर दिया। एक मुकदमा था केशवानंद भारती मुकदमा, उसी के नाम से फेमस हो गया, 1973 में आया। केशवानंद भारती मुकदमे में देखो, न्यायालय ने साफ कर दिया कि भैया संसद सहित कोई भी संविधान के मूल ढांचे में संशोधन या छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये साफ कर दिया, केशवानंद मुकदमा यही था। ठीक है,
कि न्यायपालिका ने क्या क्या संसद से, कि कोई भी, चाहे संसद हो या कोई भी हो, संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकता भाई, ना छेड़छाड़ कर सकता है। अब ये भैया मूल ढांचा क्या होता है? संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा मतलब बेसिक, कुछ बेसिक ऐसे चीज़ है संविधान में जिस पर कोई भी बदलाव नहीं कर सकता, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। जैसे समाज, ये धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, समानता, बंधुता, ये वर्ड्स ये होते हैं मूल ढांचा, ठीक है, संविधान की मूल, इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, ना छेड़छाड़ कर सकता। समझ में आया ये चीज़? अब दूसरा, इसमें यह बात साफ कर दी कि संपत्ति का अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, तो इस पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। समझ में आया? ये क्लियर कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसको कर लो फिर। दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके बाद चैप्टर फिनिश, ठीक है दोस्तों। देखो ध्यान से देखना, लिखते चलना। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, ठीक है ना, आपको थोड़ा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, मतलब न्यायाधीश कैसे बनते हैं, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या, मतलब क्या क्या योग्यता चाहिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। समझ में आ गया दोस्तों? देखो न्यायाधीश की नियुक्ति देखो कैसे होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सलाह देते हैं, ठीक है। कुछ नाम प्रस्तावित करते जो सीनियर होते हैं, जो सीनियर जज होते हैं ना 4-5, उनमें से किसी 2-4 के नाम प्रस्तावित करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और राष्ट्रपति को भेजता है और बताता है कि इनकी इनकी करनी है, सलाह पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सलाह देता है। मैंने बताया था ना कि राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सलाह देता है राष्ट्रपति को, वरिष्ठ न्यायाधीशों का नाम प्रस्तावित करता है और राष्ट्रपति न्यायाधीश को नियुक्त करता है। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? ऐसे, ठीक है। और इनके रिटायरमेंट की आयु एक तरह से 64-65 साल होती है, ठीक है, 65 साल, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, अब योग्यता क्या चाहिए भैया बनने के लिए, पूछता है 3 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 से 3 नंबर का, कि न्यायाधीश बनने की योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। देखो पहला तो भारत का नागरिक हो, ये तो सब में कॉमन है। दूसरा कानून का जानकार हो, मतलब LLB की डिग्री वगैरह, कानून का जानकार हो, ये नहीं कि कानून का इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि कानून की जानकारी सबसे अधिक जो होती है जजों के पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय के जज के पास सबसे अधिक जानकारी। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के नीचे अदालतों में, मतलब सुप्रीम कोर्ट से नीचे लोअर वगैरह कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में वकालत किया हो, ठीक है, या अगर ये नहीं है तो उच्च न्यायालय में 5 साल तक जज के रूप में काम करा हो। इनमें से कोई एक होना चाहिए, या तो वकील के रूप में 10 साल तक काम किया हो या 5 साल तक जज रहा हो। समझ में आ गया? ये योग्यता है। अब आगे देखो, लास्ट हमारा मौलिक अधिकारों की रक्षा, 1 नंबर का ये पूछता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन से अधिकार के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, तो आर्टिकल 226 और 32, अनुच्छेद 32 है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो इन ये 2 अनुच्छेद है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या कर सकती है, हमारे मौलिक अधिकार को रक्षा करने के लिए कई प्रकार की रिट जारी करती है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये चैप्टर हमारा जो पार्ट 2 था, ये पार्ट 2 हमारा यहीं ख़त्म होता है। समझ में आ गया? चैनल को लाइक जरूर कर देना, मज़ा आया हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि टाइम टेबल नहीं है, यूटी अब स्टार्ट होने वाले हैं जस्ट। समझ में आ गया दोस्तों? मिलते फिर अगले चैप्टर में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।